अस्सलाम वालेकुम बेटा चैप्टर नंबर 5 सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन हम जैसा कि हमने स्टार्ट किया हुआ था। अपने साबका टॉपिक के अंदर हमने सर्कुलर एक्सेलरेशन के टॉपिक को कवर किया था। आखिर के अंदर मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि हमारे पीटीबी के अंदर जो रिलेशन है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का, इसे अल्फ़ा क्रॉस और वेक्टर लिखा गया है, जबकि बाकी जितने हमारे बोर्ड्स हैं उनके अंदर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के रिलेशन को बेटा उसने आर क्रॉस अल्फ़ा लिखा हुआ है। तो इसके अंदर रीजनिंग क्या है, अगर तो क्रॉस प्रोडक्ट दो वेक्टर्स के दरमियान में कंसिडरेशन में लिया जाए तो यहाँ ऑर्डर बदल देने से इसकी डायरेक्शन बदल जाती है। तो रोटेटिंग बॉडी के लिए हमने यहाँ पर कोई नेगेटिव की टर्म एसोसिएट नहीं करनी होती, बल्कि हाँ हमें साइन ऑफ इंडिकेशन इस चीज़ की मिल रही होती है कि यहाँ पर जो हमारी रोटेटिंग बॉडी है आइदर वो क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है। तो किसी एक डायरेक्शन के लिए अगर आप अल्फ़ा क्रॉस आर इसको काउंटर क्लॉकवाइज लेना चाहते हैं तो काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए आपके पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कुछ होगी, और वहीं अगर आप इसकी डायरेक्शन को बदल देंगे यानी कि ऑर्डर ऑफ वेक्टर्स यहाँ पर बदल देंगे तो ये क्लॉकवाइज रोटेशन हो जाएगी। फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी ये इसका इफेक्ट पड़ता है, नेगेटिव की टर्म हम यहाँ पर एसोसिएट नहीं करते। ये हमारे साहब का उस क्वेश्चन का आंसर था। तो आज का हमारा टॉपिक उन्हीं चीज़ों से मुताल्लिक है। हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा था कि ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट से किस तरह से ताल्लुक़ रखता है। फिर हमने एंगुलर वेलोसिटी के लिए देखा कि ये किस तरह से लीनियर वेलोसिटी के साथ ताल्लुक़ रखती है, और सबका टॉपिक के अंदर हमने देखा कि एंगुलर एक्सेलरेशन किस तरह से लीनियर एक्सेलरेशन से ताल्लुक़ रखता है, और हमने उसकी मैथमेटिकल फॉर्म आखिर में डिराइव की थी। तो इन चीज़ों को पढ़ने से पहले बेटा कुछ पॉइंट्स मैं आपको समझाना चाहूँगा। अक्सर बच्चों को कुछ ये इशू आ रहा है कि सर हमें जो बोर्ड के ऊपर वर्ड्स लिखे हैं ये सही तरीके से समझ नहीं आते, मतलब रिकॉर्डिंग के अंदर कोई मुश्किल आ रही है, सही तरीके से रिकॉर्ड नहीं किया गया। बेटा रिकॉर्डिंग ठीक है, 1080 प्रिंट है आपके हर लेक्चर का। सेटिंग के ऑप्शन को क्लिक करना है और उसके अंदर हाई रेजोल्यूशन 1080 प्रिंट को ऑन लाजमी करें, तब आपके जो बोर्ड के ऊपर लिखे गए वर्ड्स हैं ये बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। दूसरा, कुछ बच्चों का ऑप्शन होता है डाटा सेवर का, वो डाटा सेवर का ऑप्शन ऑन करके रखते हैं ताकि उनका डाटा ज़्यादा कंज्यूम ना हो। तो उस डाटा सेवर के ऑप्शन को आपने बेटा ऑफ रखना है, तब जाकर आपको ये 1080 प्रिंट के अंदर दिखाई देगा। तो ये कुछ टिप्स थे जो कि आपके वीडियो क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए मैंने बताने थे। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। आज का हमारा टॉपिक है रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेरिएबल्स। हमने देखा था कि एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट के साथ किस तरह ताल्लुक़ रखता है, और इसके लिए हमने बेटा रिलेशन कैलकुलेट किया था S बराबर है आर थीटा। मतलब हमें लीनियर डिस्प्लेसमेंट किसी एक सर्कुलर मोशन के लिए या फिर हमारे रोटेशनल मोशन के लिए उस वक्त मिलेगा जब हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को बेटा रेडियस ऑफ द सर्कल के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो तब हमें ये चीज़ें यहाँ से मिलती हैं। इसी तरह से लीनियर वेलोसिटी या टेंजेंशियल वेलोसिटी किसी भी एक रोटेटिंग बॉडी के लिए या सर्कुलर मोशन के अंदर मौजूद बॉडी के लिए ये रेडियस ऑफ द सर्कल और एंगुलर वेलोसिटी के हासिल ज़रब से हमें मिलेगा। अगर आप इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो ओमेगा क्रॉस आर वेक्टर, तो यहाँ से वी टेंजेंशियल लीनियर वेलोसिटी बेटा बराबर होगी ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। इसी तरह से टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को अगर देखना चाहेंगे जो कि लीनियर एक्सेलरेशन भी है, ये हमेशा रेडियस ऑफ द सर्कल और एंगुलर एक्सेलरेशन के हासिल ज़रब से हासिल होगा। और दूसरी तरफ अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो ए टेंजेंशियल वेक्टर बराबर होगा बेटा अल्फ़ा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। एंगुलर एक्सेलरेशन और पोजीशन वेक्टर इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। तो ये कुछ ताल्लुक़ हैं बेटा आपने जहन में रखने हैं, जिन्हें हम काफ़ी सारे MCQs के अंदर इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद बेटा कुछ केसेस हैं कि अगर हमारे पास एक रिजिड बॉडी रोटेट कर रही हो तो रिजिड बॉडी रोटेट करते हुए किस तरह से ये वेरिएबल्स इंटर रिलेट करते हैं। तो इन वेरिएबल्स के लिए हमेशा याद रखिए, लेट्स से फर्ज कर लेते हैं बेटा हमारे पास एक रिजिड बॉडी है रॉड की सूरत के अंदर, और ये किसी इस फिक्स्ड पॉइंट O पर ये अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट कर रही है। अब इस रिजिड बॉडी के लिए हम कुछ पॉइंट्स कंसिडरेशन में कर लेते हैं। लेट्स से फर्ज कर लेते हैं हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं, A पॉइंट है, B पॉइंट है और C पॉइंट है। इन पॉइंट्स की रोटेशन किस तरह की है, इनके लिए लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी और लीनियर एक्सेलरेशन क्या होगा, जबकि इन्हीं पॉइंट्स के लिए अगर हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट,
एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना चाहेंगे तो वो क्या कुछ होगा। तो यहाँ पर गौर कीजिएगा बेटा, किसी भी एक रोटेटिंग रिजिड बॉडी के लिए अगर आप उसके एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को देखना चाहेंगे तो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बेटा एक जैसा ही रहेगा तमाम तर का। लेट्स से अगर यही बॉडी यहाँ पर कंसिडरेशन में ले आए हम, यहाँ इस पॉइंट के ऊपर, अब होगा क्या, जितना बेटा यहाँ से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ए पॉइंट कवर करेगा उतना यहाँ इस पॉइंट से बी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा होगा, उतना ही बेटा सी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा होगा। तो इसीलिए ये चीज़ आपने जहन में रखनी है कि किसी भी एक रोटेटिंग रिजिड बॉडी के लिए हमेशा उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हर पार्टिकल का एक जैसा होता है। लेकिन दूसरी तरफ जो एस ऑफ ए यानी कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पॉइंट है वो लीनियर डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी पॉइंट से छोटा है, और वहीं लीनियर डिस्प्लेसमेंट ऑफ सी पॉइंट लीनियर डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी पॉइंट से बड़ा है, या लीनियर डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट ऑफ सी से स्मॉलर है। उसकी वजह यहाँ आ जाए बेटा, आपको लीनियर डिस्प्लेसमेंट आर को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करने से हासिल होता है। अब गौर कर लें, हर पॉइंट के लिए आर की वैल्यू चेंज हो रही है। ए के लिए आर की वैल्यू थोड़ी है, बी के लिए आर की वैल्यू उससे लार्जर है, सी के लिए सबसे ज़्यादा आर की वैल्यू है। तो इसीलिए लीनियर डिस्प्लेसमेंट ऑफ सी ये ज़्यादा से ज़्यादा होगा, जबकि लीनियर डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी सी से स्मॉलर होगा या ए से ज़्यादा होगा। तो इसलिए आपने ये जहन में रखना है कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट एक रिजिड बॉडी के मुख्तलिफ पॉइंट्स का, या फिर आप उसके पार्टिकल्स भी कंसिडर कर सकते हैं, वो हमेशा वेरी करता है, वो वेरिएबल होता है, वो बदल रहा होता है। दूसरा केस, अगर एंगुलर वेलोसिटी को देखें, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक जैसा है तो इसका मतलब एंगुलर वेलोसिटी हर पॉइंट की एक जैसी होगी, जबकि अगर लीनियर डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट है तो हर पॉइंट के लिए बेटा लीनियर वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पर लीनियर वेलोसिटीज इनकी तब्दील हो जाएंगी। और वहीं बेटा अगर एंगुलर वेलोसिटीज तमाम पॉइंट्स के लिए एक जैसी हैं तो यहाँ पर एंगुलर एक्सेलरेशन एक रिजिड बॉडी के तमाम तर पार्टिकल का वो भी सेम रहेगा, जबकि वहीं टेंजेंशियल या लीनियर एक्सेलरेशन वो वेरिएबल हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, इनकी वैल्यूज कम हो जाती हैं। सी की सबसे ज़्यादा होगी, बी की उससे कम होगी और ए की वहाँ से मज़ीद कम हो जाएगी। उसकी वजह यह है कि ये रेडियस वेक्टर को अल्फ़ा के साथ मल्टीप्लाई करने से हमें हासिल होते हैं। तो रेडियस चूँकि वेरी कर रहा है सब के लिए, तो ये लीनियर क्वांटिटीज़ बदल जाती हैं। तो फॉर अ रोटेटिंग रिजिड बॉडी लीनियर क्वांटिटीज़ are variable but angular quantities are fixed. Angular quantities are fixed. ये वही रहेंगी जो पहले उसके पास मौजूद थी। इसके बाद दूसरा बेटा केस है कि अगर कोई बॉडी सर्कुलेट कर रही हो या फिर रोटेशनल मोशन के अंदर मौजूद हो, तो यहाँ पर गौर करें, इस बॉडी के पास तीन तरह के एक्सेलरेशंस होते हैं। एक होता है बेटा इसका एंगुलर एक्सेलरेशन, दूसरा बेटा इसका होता है लीनियर या टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो हमेशा टेंजेंट टू द पॉइंट होता है, ये हम ऑलरेडी अपने सबका लेक्चर के अंदर देख चुके हैं। एक इसके ऊपर बेटा होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ये टॉपिक हमारा आगे, लेकिन यहाँ मैं इस केस के लिए आपको डिस्कस कराना इसलिए लाजमी समझता हूँ कि अगर हम यहाँ पर इसको डिस्कस नहीं करेंगे तो आगे इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। चूँकि जब भी देखें किसी एक सर्कुलर मोशन के दौरान, हाँ अपने 9th क्लास के अंदर भी कुछ डेफिनेशंस पढ़ी थी कि हमेशा एक सेंट्रीपिटल फोर्स जिस्म के ऊपर एक्ट करती है, तो फोर्स के ज़रिए असर इसके अंदर एक्सेलरेशन जो पैदा होगा वो बेटा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहलाता है। और चूंकि ये टुवर्ड्स द सेंटर होता है इसीलिए इसकी डायरेक्शन ये है। अब यहाँ से गौर कीजिएगा, हर लम्हे हर पॉइंट के ऊपर चाहे सर्कुलर मोशन हो या रोटेशनल मोशन हो, हमने कहा था कि डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है बेटा, डायरेक्शन ऑफ मोशन ये हर लम्हे बदल रही होती है। क्लियर बेटा? डायरेक्शन ऑफ मोशन के बदल जाने की वजह से ही हमारे पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ रहा होता है एक रोटेटिंग बॉडी के लिए या फिर एक सर्कुलर मोशन के अंदर मौजूद बॉडी के लिए, और वहीं उसके पास एंगुलर एक्सेलरेशन भी आ रहा होता है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लाजमी आएगा क्योंकि सर्कल के ऊपर हरकत कराने के लिए लाजमी है कोई एक नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स हो,
और वो सेंट्रीपिटल फोर्स ही हमेशा इसके नॉर्मल स्ट्रेट पाथ को बदल देती है बेटा, किसके अंदर, कर्व्ड पाथ के अंदर। अब यहां से गौर कीजिए, फॉर अ बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड, मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड, अगर तो जिस्म यूनिफॉर्म स्पीड के साथ हरकत कर रहा हो, यूनिफॉर्म स्पीड के साथ हरकत कर रहा हो, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बेटा उसका ज़ीरो हो जाता है। उसकी वजह यह है कि स्पीड में तब्दीली या वेलोसिटी में तब्दीली होगी तब एक्सेलरेशन आता है, ये फैक्टर ज़ीरो हो जाएगा। अगर ये फैक्टर ज़ीरो हो गया है, अभी हमने रिलेशन देखा, इसको ज़ीरो पुट करेंगे तो रेडियस तो कभी ज़ीरो नहीं होता, हाँ यहाँ एंगुलर एक्सेलरेशन ज़रूर ज़ीरो हो जाएगा, ये फैक्टर भी ज़ीरो हो जाता है बेटा। लेकिन चूंकि ये सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा इसके पास रहती है, सेंट्रीपिटल फोर्स के रहने की वजह से बेटा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लाजमी तौर पर यहाँ पर मौजूद होता है। तो यहाँ ये बात आपने नोटिस में रखनी है जो आपके कम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर आ चुकी है कि अगर एक बॉडी रोटेट कर रही हो लेकिन उसकी जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म हो, तो क्या अल्फा ज़ीरो होगा, ए टेंजेंशियल ज़ीरो होगा, ए सी ज़ीरो होगा, या ए सी ज़ीरो के बराबर नहीं होगा। ये चारों ऑप्शन आपके एक कम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर वो दे चुका है, ये दोनों फैक्टर ज़ीरो हो जाते हैं, ए सी कभी ज़ीरो नहीं होता। क्लियर बेटा? तो ये था आपके पास वो थोड़ा सा टॉपिक। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बेटा इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर आर रोटेटिंग बॉडी। अगर हमारे पास जिस्म रोटेट कर रहा हो तब हम इक्वेशन ऑफ मोशंस को कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर गौर करें बेटा, हमने रिप्लेस करना है बेटा एस को, जिसे हम लीनियर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, इसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से बदल देना है, और लीनियर वेलोसिटी को एंगुलर वेलोसिटी से बदल देना है, और लीनियर एक्सेलरेशन को बेटा हमने एंगुलर एक्सेलरेशन से बदल लेना है। अब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी एफ बराबर होता है वी आई प्लस ए टी। इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास एस बराबर होता है वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन 2as बराबर है वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हमने v को किससे बदलना है, ओमेगा से, तो ओमेगा एफ बराबर होगा ओमेगा आई प्लस ए की जगह पर हमने अल्फा लिखना है, तो ओमेगा एफ बराबर होगा ओमेगा आई प्लस अल्फा टी। दूसरा एस की जगह पर थीटा लिखना था, यहाँ थीटा लिखें, v की जगह पर ओमेगा लिखना है तो ओमेगा आई लिखें, और इधर से a की जगह पर अल्फा को बदल दें तो थीटा बराबर होगा ओमेगा आई टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। तीसरी इक्वेशन ऑफ मोशन 2 अल्फा थीटा लिखेंगे, ओमेगा एफ स्क्वायर माइनस ओमेगा आई स्क्वायर। अब गौर कीजिएगा, अगर तो यहां पर बेटा हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नॉट गिवन हो, क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अंदर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अगर हमें नहीं दिया गया तो हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को रोटेटिंग बॉडी के लिए हमने इसको इस्तेमाल करना है बेटा। अगर तो बेटा ऐसे हो जाए कि हमें ओमेगा एफ फाइनल एंगुलर स्पीड या एंगुलर वेलोसिटी हमें ना बताई गई हो, तो उस केस के अंदर हमने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर आर रोटेटिंग बॉडी इस्तेमाल करनी है। क्लियर बेटा? अगर हमें टाइम का फैक्टर ना दिया गया हो, हमें टाइम ना दिया गया हो, तब हमने बेटा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर आर रोटेटिंग बॉडी इसको इस्तेमाल करना है। 2 अल्फा थीटा बराबर है ओमेगा एफ स्क्वायर माइनस ओमेगा आई स्क्वायर। तो आपने ये बातें जहन में रखनी है कि अगर तो आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अंदर थीटा नहीं देता तो आपने फर्स्ट इक्वेशन को इस्तेमाल कर लेना है, आपको ओमेगा एफ के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता तो आपने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल करनी है, अगर तो आपको टाइम के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं देता तो आपने यहाँ पर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को इस्तेमाल करना है। तो ये बातें नोट करके रखिएगा बेटा। अभी हमारे पास फार्मलिज्म है जिनको हमने एंगुलर केस के अंदर इनकी चेंजमेंट करनी है, जैसा कि हमारे पास है सेकंड लॉ एफ बराबर है एम ए, या फिर एफ बराबर होता है डेल पी डिवाइडेड बाई डेल टी। मास हमेशा इनर्शिया से बदला जाता है, फोर्स हमेशा टार्क से, और ए एंगुलर एक्सेलरेशन से। ये सारी चीज़ें हम आगे देखेंगे, लेकिन यहाँ पर इस टॉपिक के अंदर डिस्कस कराने का मकसद ये था कि किस तरह से वेरिएबल्स बेटा एंगुलर वेरिएबल से बदल रहे हैं, वो टॉपिक कवर कराना आपका मकसूद था। यहाँ पर फोर्स को टार्क से बदलेंगे, मास हम हमेशा इनर्शिया से, और एक्सेलरेशन बेटा एंगुलर एक्सेलरेशन से। फोर्स को टार्क से बदलें, लीनियर मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम से बदला जाएगा, टाइम वैसे रहेगा। मोमेंटम के लिए वेलोसिटी को बेटा हमने किससे बदलना है, एंगुलर वेलोसिटी से, तो एल हमारे पास बराबर होगा जिसे एंगुलर मोमेंटम कहते हैं आई ओमेगा के बराबर। वर्क डन के लिए एफ डी पड़ा था, एफ को टार्क से बदलना है, डी डिस्प्लेसमेंट है तो इसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा से बदलना है, तो टॉप थीटा इसको लिखा जाता है। इसी तरह से काइनेटिक एनर्जी बेटा हाफ एम वी स्क्वायर पड़ी थी, मास के लिए इनर्शिया को बदलना है
और इधर से वेलोसिटी के लिए बेटा एंगुलर वेलोसिटी तो ओमेगा स्क्वायर हाफ आई ओमेगा स्क्वायर लिखा जाएगा किसी भी एक रोटेटिंग बॉडी के लिए काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन। तो बेटा ये था आज का हमारा छोटा सा टॉपिक। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।